जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला उपकला ऊतक, नंबर दूसरा संयोजी ऊतक, नंबर तीसरा पेशीय ऊतक, नंबर चौथा तंत्रिका ऊतक। तो आज हम पढ़ेंगे उपकला ऊतक, ठीक। और हाँ, आप मेरे साथ पढ़िए, मेरी गारंटी आपको पूरा समझ में आएगा, एक एक शब्द समझ में आएगा। इसके बाद आपको फिर पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। उपकला ऊतक शरीर की विभिन्न सतहों पर ग्रंथिल या आग्रंथिल आवरण बनाते हैं। देखिए, उपकला ऊतक, उप मतलब ऊपर का, और कला मतलब यानी कि मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली, जैसे कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है? उपकला। उप से क्या हो रहा है? ऊपर का, कला यानी मेम्ब्रेन मतलब ऊपर की झिल्ली। उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है? अंगों के ऊपर पाया जाता है, ठीक। एक झिल्ली टाइप का होता है, ठीक। सब अंगों के ऊपर पाया जाता है। उपकला ऊतक शरीर की विभिन्न सतहों पर ग्रंथिल या आग्रंथिल, ग्रंथिल यानी कि ग्रंथियाँ जो स्रावित करती हैं, जो श्लेष्म पदार्थों को या अन्य पदार्थों को स्रावित करती हैं। आग्रंथिल जिनमें कोई ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है, ठीक, जो कुछ भी स्रावित नहीं करती हैं। ग्रंथिल या ग्रंथिल आवरण बनाते हैं। सतह पर होने के कारण इस ऊतक में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इनमें रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। उपकला ऊतक में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, किस ऊतक में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं? तो उपकला ऊतक में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। एपिथीलियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डच वैज्ञानिक रयूस ने किया था, ठीक। कौन किया था? एपिथीलियम शब्द का प्रयोग डच वैज्ञानिक रयूस ने किया था, ठीक। यह ऊतक रक्षात्मक आवरण बनाती है। यह ऊतक रक्षात्मक आवरण बनाती है यानी कि रक्षा करने का आवरण, ठीक। जैसे कि त्वचा, यह ऊतक कहाँ पाया जाता है? त्वचा पर, हमारे शरीर की त्वचा पर पाया जाता है। पूरी त्वचा इसी ऊतक की बनी होती है। किस ऊतक की? उपकला ऊतक की, ठीक। मुंह यानी कि मुख के अंदर आहार नाल, हमारा जहाँ से भोजन जाता है, पूरी आहार नाल इसी ऊतक की बनी होती है। इसी ऊतक का लेयर उस पर होता है, ठीक। रक्त वाहिनी नली का अस्तर, जिससे हमारा रक्त का वाहन होता है, उसकी नली का अस्तर किस ऊतक से बना होता है? उपकला ऊतक से, ठीक। फेफड़ों की कूपिका, फेफड़ों की क्या? कूपिका। ये देखिए, फेफड़ों की कूपिका, ये क्या? देखिए, फेफड़े हैं और फेफड़ों की कूपिका, ये क्या है? कूपिका। कूपिकाएँ भी उपकला ऊतक से बनी होती हैं, ठीक। कूपिकाएँ भी उपकला ऊतक से बनी होती है। वृक्कीय नली यानी कि वृक्कीय नली, जैसे कि आपका है वृक्कीय नली, वृक्क यानी कि जैसे हो गया आपका किडनी, विक किडनी या गुर्दा, उसे हिंदी एक शब्द और है उसका, किडनी या गुर्दा, वृक्कीय नली, ठीक। उसका देखिए, ये है आपका वृक्कीय यानी कि किडनी, और नेफ्रॉन में ही आपका वृक्कीय नली पाया जाता है, ठीक। नेफ्रॉन में ही वृक्कीय नली होता है, गुर्दे की नली, ठीक। इसी ऊतक की बनी होती है। आदि इसी ऊतक से निर्मित होते हैं। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान का अभाव होता है। इनमें किसका अभाव होता है? अंतरकोशिकीय स्थान। अंतरकोशिकीय स्थान किसे कहते हैं? कोशिकाओं के बीच के स्थान को अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। कोशिकाओं के बीच यानी कि ऊतक किससे बना होता है? कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका। तो कोशिकाओं के जो दो कोशिकाओं के बीच का जो स्थान होता है उसे अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। इनमें उसका अभाव होता है, उसकी कमी होती है, ठीक। संरचना के आधार पर एपिथेलियल ऊतक 6 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इसको आसान याद करना सबसे आसान है। कैसे याद करेंगे आप? देखिए, नंबर पहला है सरल उपकला ऊतक। नंबर पहला क्या है? सरल उपकला ऊतक। और नंबर दूसरा क्या है? सरल घनाकार उपकला ऊतक, ठीक। सरल घनाकार उपकला ऊतक। पहले क्या है? सरल उपकला, फिर क्या है? सरल घनाकार, सरल घनाकार। फिर तीसरा क्या है? सरल स्तंभी, ठीक। सरल स्तंभी। तीसरा क्या है? सरल स्तंभी उपकला। फिर चौथा क्या है? स्तंभी से आपका क्या आ रहा है? पश्चमाभि स्तंभी उपकला, पश्चमाभि स्तंभी उपकला, ठीक। फिर पांचवा क्या है आपका? विशेषकृत उपकला ऊतक। और छठा क्या है? ग्रंथिल उपकला ऊतक, ठीक।
जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला उपकला ऊतक, नंबर दूसरा संयोजी ऊतक, नंबर तीसरा पेशीय ऊतक, नंबर चौथा तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? उपकला ऊतक 6 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला सरल उपकला ऊतक, नंबर दूसरा सरल घनाकार उपकला ऊतक, नंबर तीसरा सरल स्तंभीय उपकला ऊतक, नंबर चौथा पश्चमाव स्तंभीय उपकला ऊतक, नंबर पाँचवा विशेषकृत उपकला ऊतक, नंबर छठा ग्रंथिल उपकला ऊतक। ठीक, आज हम इतना पढ़ेंगे। उसके 6 भाग। नंबर पहला क्या है? सरल उपकला ऊतक, सिंपल एपिथेलियम। ऐसे ऊतक में आधार कला पर इनके आधार कला जो होता है, आधार यानी कि बेस और कला यानी मतलब मेम्ब्रेन, बेस मेम्ब्रेन पर कोशिकाओं का केवल एक ही स्तर होता है। उपकला किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से, मतलब कोशिका किससे ऊतक किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और सरल उपकला ऊतक में कोशिकाओं का केवल एक ही स्तर होता है। ठीक, कोशिका केवल एक ही स्तर में ऐसे बिछाए रहते हैं। ठीक, उसके आधार कला पर ये सामान्यतः ऐसी सतहों पर होती है जहाँ सुरक्षा के साथ साथ कहाँ पाई जाती हैं? ये ऊतक कहाँ पाई जाती हैं? देखिए, जहाँ सुरक्षा के साथ साथ श्रावण हो, श्रावण का काम करती हैं, मतलब अन्य पदार्थों को स्रावित करती हैं। ठीक, अवशोषित करती हैं और पदार्थों को अवशोषित करती हैं। विसरण किसे कहते हैं? जहाँ पदार्थों का सांद्रता अधिक होता है वहाँ, और जहाँ पदार्थों का सांद्रता कम होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों का जाना विसरण कहलाता है। ठीक, जहाँ पे विसरण की आवश्यकता होती है, जैसे रुधिर कोशिकाओं में किसकी विसरण की आवश्यकता होती है? रुधिर कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, किसके थ्रू वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रवाह होता है? विसरण के थ्रू। ठीक, परासरण, जहाँ पे जल की कमी होती है, जल विलायक। ठीक, जल को क्या कहा जा सकता है? विलायक। विलायक और विलेय आप पढ़े होंगे ना। विलेय कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है। विलायक यानी कि जल, जहाँ पे जल और विलायक की मात्रा अधिक होती है, इनकी सांद्रता जहाँ पे अधिक होती है, वहाँ से कम सांद्रता की ओर गमन। ठीक, और तब तक वो गमन करते हैं जब तक सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक, परासरण द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान भी होता है। विसरण और परासरण किसे कहते हैं? इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, आकृति और संरचना के आधार पर यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। सरल उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला सरल सल्की उपकला। नंबर पहला क्या है? सरल सल्की उपकला ऊतक। ठीक, इसका पहला पॉइंट है, इस उपकला की कोशिकाएं सल्कों की भांति चपटी, बहुभुजी और चौड़ी प्लेट के आकार की होती हैं। सल्कों यानी कि सलक किसे कहते हैं? सल को, जैसे मछली के ऊपर जो पाया जाता है सहरा जिसे बोलते हैं, जिसे छुड़ाया जाता है, उसकी भांति सल्कों की भांति चपटी, बहुभुजी और चौड़ी प्लेट के आकार की होती है। इसे खड़जी उपकला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खड़जी उपकला भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसका प्रमुख कार्य पदार्थों को विसरण द्वारा एक ओर से दूसरी ओर पहुंचाना। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। किसको? पदार्थों को। ये तब तक विसरण होता रहता है जब तक दोनों ओर की सांद्रता समान ना हो जाए। ठीक, विसरण द्वारा पदार्थों को एक ओर से दूसरी ओर पहुंचाना। तीसरा पॉइंट, ये देह गुहा के विभिन्न भागों, देह गुहा क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी, जहाँ पे गुहा यानी कि गुहा मतलब गुफा, जहाँ पे खोखले स्थान हो उसे क्या कहा जाता है? गुफा। जहाँ पे खोखला हो उसे क्या कहा जाता है? गुफा। यानी कि बॉडी कैविटी, जहाँ पे खोखला हो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की, जैसे हृदय कैसा होता है आपका? खोखला होता है। हृदय, रुधिर वाहिनियाँ जिससे रुधिर बहती है वो भी खोखला होती है। लसिका वाहिनियाँ, फेफड़ों की वायु कूपिकाएँ जहाँ पे वायु इकट्ठा होती है। ठीक, जहाँ से वायु फिर रुधिर में जाती है उसे क्या कहा जाता है? वायु कूपिकाएँ, ये भी खोखली होती है, इनके चारों ओर पाई जाती हैं। देह गुहा यानी कि खोखली स्थान। खोखली स्थान जैसे आपका क्या है? हृदय है, रुधिर वाहिनियाँ, लसिका वाहिनी, फेफड़ों की वायु कूपिकाओं के चारों ओर पाई जाती हैं। ठीक, नंबर दूसरा हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा सरल उपकला। ठीक, सरल उपकला ऊतक। अब पढ़ेंगे इसका दूसरा पॉइंट है, कितने प्रकार का होता है सरल उपकला ऊतक? 2 प्रकार का होता है। पहला सरल सल्की उपकला ऊतक, नंबर दूसरा स्त्रित उपकला ऊतक। ठीक, स्त्रित उपकला ऊतक। देखिए, इसका पहला पॉइंट क्या है? इस प्रकार की उपकला में कोशिकाएं एक से अधिक स्तरों में
व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार की उपकला में कोशिकाएं एक से अधिक स्तर में व्यवस्थित होती हैं। यानी कि उसमें क्या था, सरल सल की उपकला में क्या था, कोशिकाएं बस एक ही स्तर में व्यवस्थित थी, एक ही स्तर में पाई जाती थी। इसमें एक से अधिक स्तर होता है, एक कोशिकाओं का एक स्तर, उसके ऊपर एक और स्तर, ठीक, एक से अधिक स्तर में पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इस ऊतक की बाह्य स्तर की कोशिकाएं, इस ऊतक के बाह्य स्तर की मतलब बाहरी स्तर की कोशिकाएं नमी, चिकनाहट एवं घर्षण के कारण नष्ट होती रहती हैं। इस ऊतक की बाहरी स्तर की कोशिकाएं, सबसे ऊपरी स्तर की कोशिकाएं नमी, चिकनाहट और घर्षण के कारण नष्ट होती रहती हैं, जबकि भीतरी स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर इनकी क्षतिपूर्ति करती रहती हैं, इनकी कमी की भरपाई करती रहती हैं। ठीक, ये ऊतक वायु से सीधे संपर्क में रहने वाले भाग, ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, ये ऊतक वायु से सीधे संपर्क में रहने वाले भागों जैसे देहभित्त यानी कि हमारी त्वचा, हमारी पूरी त्वचा पे ये ऊतक पाई जाती है। स्तृत उपकला हमारी त्वचा पे, देहभित्त नेत्र की कार्निया, आँखों का ऊपरी भाग जिसे कार्निया कहते हैं, उस पे पाई जाती है। ठीक, वायु में मतलब वायु के सीधे संपर्क में रहने वाले अंगों में ये पाई जाती है। वायु के सीधे संपर्क में कौन रहता है, देहभित्त हमारी त्वचा, नेत्र की कार्निया, मलाशय गुहा, ठीक, और मुख गुहा हमारी बक्कल कैविटी यानी कि हम जिसमें खाना खाते हैं, दांत, जीभ सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, मुख गुहा, इसमें पाई जाती हैं। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं बक्कल कैविटी। ठीक, नंबर दूसरा देखिए, हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा सरल उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे, सरल सल्की उपकला ऊतक और सरल स्तृत उपकला ऊतक। यानी कि स्तृत उपकला ऊतक अब पढ़ेंगे हम। दूसरा भाग सरल घनाकार उपकला ऊतक। ठीक, सरल घनाकार उपकला ऊतक, ये ऊतक श्वास नलिकाओं में उपस्थित होते हैं। ये ऊतक कहाँ उपस्थित होते हैं, श्वास नलिकाओं में, जहाँ से हम सांस लेते हैं उसकी नलिकाओं में उपस्थित होते हैं। वह जहाँ अवशोषण व श्रावण होता है, जहाँ पे अवशोषण और श्रावण होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक, अवशोषण यानी कि पदार्थों को अवशोषित करना, ठीक, और श्रावण पदार्थों को बाहर निकालना। वहाँ अस्तर के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जैसे आंत की भीतरी अस्तर में, जैसे आंत यानी कि इंटेस्टाइन के भीतरी स्तर में। ठीक, इनमें संबंधित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। नंबर पहला क्या है, यह सरल उपकला की कोशिकाएं घनाकार होती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, इस ऊतक की कोशिकाएं घनाकार होती हैं। ये देखिए घन के आकार की होती है। ठीक, इस ऊतक की कोशिकाएं घनाकार होती हैं। और दूसरा क्या है, यह उपकला उन अंगों में मिलती है। यह उपकला कहाँ मिलती है, उन अंगों में मिलती है जहाँ पर पदार्थों का अवशोषण हो। ठीक, जब हमारा भोजन पच जाता है उसका क्या होता है, अवशोषण होता है, उनको अवशोषित करके रक्त में भेज दिया जाता है। ठीक, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। और उत्सर्जन, जहाँ पे उसका उत्सर्जन हो, पदार्थों का क्या हो, उत्सर्जन हो। उत्सर्जन यानी कि बाहर निकालना, त्यागना। ठीक, और श्रावण, और उसका श्रावण हो। श्रावण समझ रहे हो ना, कि बॉडी में जैसे श्लेष्म का और जो है आपके और क्या क्या है, एंजाइम का श्रावण होता है। ठीक, इनकी क्रियाएं होती हैं। अर्थात यह ऊतक वृक्क नलिकाओं, कहाँ पाया जाता है, वृक्क नलिकाओं, वृक्क यानी कि गुर्दा, जिसे किडनी कहते हैं, किडनी की नलिकाओं, जनदो, ब्रायो, ब्रोक्यूल्स कहाँ पाया जाता है, ब्रोक्यूल्स आपका पाया जाता है फेफड़े में। ब्रोक्यूल्स कहाँ पाया जाता है, फेफड़े में। जब वायु कोशिकाओं में जाती, कोशिकाओं के बाद वायु कहाँ जाती है, ब्रोक्यूल्स में जाती है। ठीक, वायु ब्रोक्यूल्स में जाती है, ब्रोक्यूल्स में जाने के बाद फिर वायु आपका जाता है आपके खून में। ठीक, कहाँ जाता है, O2 ऑक्सीजन कहाँ जाता है, फिर आपके ब्लड में जाता है। ठीक, ब्रोक्यूल्स में पाई जाती है। एवं श्वेत ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, श्वेत ग्रंथियाँ यानी कि वाइट ग्लैंड। वाइट ग्लैंड से आपका होता है, वाइट ग्लैंड क्या काम करता है, वाइट ग्लैंड आपके, ये देखिए ये है आपका वाइट ग्लैंड, ये देखिए ये है आपका स्वीट ग्लैंड, सॉरी वाइट ग्लैंड नहीं, स्वीट ग्लैंड, ये है आपका स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड क्या करता है, पसीने को, हमारे शरीर में जो पसीना होता है ये उसको पसीने को बाहर निकालता है। ये हमारी है स्किन। ठीक, ये है स्वीट पोर, ये हमारी स्किन है, इसी स्किन से पसीने को बाहर निकालता है। ठीक, जो हमारा पसीना होता है उसको इससे स्वीट ग्लैंड से यहाँ से
स्किन से निकालता है बाहर स्वीट पोर में, यानी कि हमारे स्किन पे निकालता है। कौन? स्वीट ग्लैंड, यानी कि श्वेत ग्रंथियों। ठीक, और श्वेत ग्रंथियों में क्या पाई जाती है, किसकी बनी होती है? सरल उपकला ऊतक की श्वेत ग्रंथियाँ बनी होती है। ठीक, नंबर तीसरा, सरल स्तंभी उपकला। सरल स्तंभी उपकला, हमने पहले क्या पढ़ा? सरल उपकला। सरल उपकला के बाद क्या पढ़ा? सरल घनाकार उपकला। अब पढ़ेंगे सरल स्तंभी उपकला। ठीक, सरल स्तंभी उपकला से संबंधित बिंदु निम्नलिखित है। नंबर पहला क्या है? इस उपकला की कोशिकाएं स्तंभ यानी कि पिलर्स के समान लंबी, आयताकार व एक दूसरे से सटी हुई होती है। इस उपकला की ऊतक देखिए स्तंभ के आकार की लंबी, स्तंभ के आकार की लंबी, ठीक, पिलर्स के समान, ये कैसे हैं? पिलर्स के समान लंबी, आयताकार व एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। ठीक, एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है? छोटी आंत एवं कुछ अन्य स्थानों पर इसकी कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरों पर अनेक उंगली नुमा प्रावर्ध पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ अन्य स्थानों पर इसकी कोशिकाएं के स्वतंत्र सिरों पर अनेक उंगली समान प्रावर्ध पाए जाते हैं, जिसे सूक्ष्मांकुर या इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक, सूक्ष्मांकुर युक्त सतहों को ब्रश सादृश सतह भी कहते हैं। ठीक, ये कैसे दिखाई देते हैं? ब्रश के साथ, ब्रश की तरह दिखाई देते हैं। ठीक, जैसे हमारा कपड़ा धोने वाला ब्रश होता है उसकी तरह ये दिखाई देते हैं। ये अवशोषण में सहायक होते हैं। छोटी आंत में जब भोजन पचता है, जब भोजन पच जाता है, उनमें जो पोषक तत्व होते हैं उसका यहीं पे अवशोषण होता है। किसके द्वारा? सूक्ष्मांकुरों के द्वारा उसका अवशोषण होता है। ठीक, ये देखिए आपका ये है आपका सूक्ष्मांकुर। ये देखिए छोटी आंत है ये। ठीक, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है। इसमें जो विलाई है ये देखिए, ये क्या है? छोटी छोटी विलाई। ये देखिए क्या है? ये विलाई, इसका बड़ा रूप दिखाया गया। ये छोटे छोटे जो इसमें है ब्रश की नुमा, ब्रश के समान दिखने वाली संरचनाएं, इन्हें क्या कहा जाता है? विलाई। यही जो है मतलब पोषण पदार्थों को अवशोषित करते हैं। ठीक, जो भोजन मतलब खाना पच जाता है उनमें जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं? अवशोषित करके ब्लड में भेज देते हैं। ठीक, अवशोषित करके ब्लड में भेज देते हैं। अवशोषित करके क्या करते हैं? ब्लड में भेज देते हैं। ठीक, आगे देखिए नंबर तीसरा क्या है? नंबर तीसरा है आपका, यह ऊतक आमाशय, आंत, पित्तवाहिनियाँ तथा पित्ताशय की आंतरिक सतह पर पाई जाती है। यह ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है? आमाशय यानी कि हमारे पेट में। यह ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारे पेट में भी पाचन होता है, और जब पेट में पाचन होता है तो वहाँ से भी कुछ पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, पित्ताशय में पाया जाता है और पित्त वाहिनियों में पाया जाता है। देखिए यह ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह ऊतक आपका पाया जाता है, एक मिनट, देखिए यह ऊतक आमाशय, ये हमारा आमाशय है। जब यहाँ पे भोजन हमारा आता है, जब हम खाना खाते हैं, यहाँ पे जब भोजन आता है उसका पाचन क्रिया के बाद उसका कुछ अवशोषित पोषक पदार्थों का अवशोषण यहाँ से भी होता है। यह ऊतक कहाँ पाया जाता है? सरल स्तंभी उपकला ऊतक आमाशय में पाया जाता है, पित्ताशय में पाया जाता है और पित्त वाहिनियों में पाया जाता है। ठीक, पित्त आमाशय में, आंत में, पित्ताशय और पित्त वाहिनियों में पाया जाता है। ठीक है ना? आगे देखिए नंबर चौथा। नंबर चौथा है आपका पश्चमाभि स्तंभाकार उपकला। नंबर पहला क्या था? सरल उपकला। नंबर दूसरा सरल घनाकार उपकला। नंबर तीसरा सरल स्तंभी उपकला। नंबर चौथा पश्चमाभि स्तंभाकार उपकला या पश्चमाभि स्तंभी उपकला। ठीक, जब स्तंभाकार ऊतक में पश्चमाभ यानी कि सीलिया, पश्चमाभ या किसे कहते हैं? इंग्लिश में उसका नाम है सीलिया, अर्थात एपिथीलियम की सतह पर बाल जैसी संरचना दिखाई देती है। एपिथीलियम यानी कि उपकला ऊतक की सतह पर जब बाल जैसी संरचना दिखाई देती है उसे पश्चमाभि एपिथीलियम कहते हैं। पश्चमाभि एपिथीलियम किसे कहते हैं? जब उपकला ऊतक, उपकला यानी कि एपिथीलियम पर
बाल जैसी संरचना दिखाई देती है, बाल माने कि हेयर जैसी संरचना दिखाई देती है, उसे पश्चमाभि एपिथेलियम कहते हैं। ये पश्चमाभि गति कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? ये सीलिया पश्चमाभि यानी कि ये सीलिया, इंग्लिश में क्या इसका नाम है? सीलिया। ये सीलिया मोशन कर सकते हैं यानी कि गति कर सकते हैं। वह पदार्थों को आगे ढकेलते हैं। ये क्या करते हैं? पदार्थों को आगे ढकेलते हैं, पदार्थों को आगे ढकेलते हैं। ठीक, जब हमारा भोजन होता है, अन्य पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं? ये आगे ढकेलता है। जैसे श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करते हैं। श्लेष्मा यानी कि म्यूकस को आगे ढकेल कर ये हमारे शरीर के अन्य भागों को साफ करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, पश्चमाभ स्तंभाकार उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है? पश्चमाभ स्तंभाकार उपकला ऊतक एपिथेलियम की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, उसे पश्चमाभि एपिथेलियम कहते हैं। ये पश्चमाभि गति कर सकते हैं, वह पदार्थों को आगे ढकेलते हैं, जैसे श्लेष्मा को आगे ढकेलकर शरीर के अन्य भागों की सफाई करते हैं। सफाई। नंबर 5वां क्या है? विशेषकृत उपकला ऊतक। विशेषकृत उपकला ऊतक। ठीक, विशेषकृत उपकला ऊतक निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। नंबर पहला क्या है? अंतर्वर्ती उपकला ऊतक। नंबर दूसरा तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक। नंबर तीसरा रंगा उपकला ऊतक। ठीक, अंतर्वर्ती उपकला ऊतक किसे कहते हैं? कहाँ पाया जाता है? यह सामान स्तरित उपकला के समान होती है। यह सामान स्तरित उपकला के समान होती है। किसके समान होती है? सामान स्तरित उपकला ऊतक। ठीक, सामान स्तरित उपकला ऊतक यानी कि ये जो है स्तर वाइज पाई जाती हैं। ठीक, इनमें कोशिकाएं एक स्तर से होती हैं। इनमें कोशिकाएं एक महीन आधार कलाप तक मोटे एवं लचीले संयोजी ऊतक पर सदी होती है। ये सभी कोशिकाएं जीवित, लचीली एवं पतली होती हैं। ठीक, जीवित, लचीली एवं पतली होती हैं। आगे देखिए, इस उपकला पर दबाव पड़ने पर इनकी कोशिकाओं की लंबाई परिवर्तित हो जाती है। इनकी कोशिकाओं पर दबाव पड़ने पर इनकी कोशिकाओं की लंबाई परिवर्तित हो जाती है। यह उपकला मूत्राशय एवं मूत्रवाहिनियों की दीवार का भीतरी स्तर बनाती है। यह उपकला ऊतक कहाँ पाई जाती है? मूत्राशय और मूत्रवाहिनियों की दीवार का भीतरी स्तर बनाती है। ठीक है, अब इसका हम चित्र देखते हैं। देखिए, ये क्या करती हैं? मूत्राशय और मूत्रवाहिनियों की दीवार का भीतरी स्तर बनाती है। किडनी से क्या होता है? किडनी से हमारा फिल्टर होता है। ठीक, किडनी में हमारे ब्लड का फिल्टर होता है, उससे हमारी यूरिया और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे यूरिया युक्त जल, उनको किडनी में इकट्ठा किया जाता है, किडनी में फिल्टर किया जाता है। किडनी से वो कहाँ पे आते हैं? मूत्राशय में आते हैं, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैडर। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। ठीक, हमारा सारा पेशाब यहाँ पे इकट्ठा होता है। कहाँ पे? मूत्राशय में इकट्ठा होता है। ठीक, फिर मूत्रवाहिनियाँ, ये क्या है? मूत्रवाहिनियाँ, ये 2 हैं, ये मूत्रवाहिनियाँ। इसकी भीतरी स्तर पर और मूत्राशय के भीतरी स्तर पर विशेषकृत उपकला ऊतक पाई जाती है। ठीक, फिर मूत्र मार्ग से होते हुए हमारे शीशन के द्वारा पेशाब को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, आगे देखिए, नंबर दूसरा भाग क्या है? तंत्रिका संवेदी उपकला। तंत्रिका संवेदी उपकला, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। इस उपकला के सामान्य कोशिकाओं के बीच बीच में संवेदी उपकलाएं उपस्थित होती हैं। इस उपकला यानी कि इस एपिथेलियम के सामान्य कोशिकाओं के बीच बीच में संवेदी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। संवेदी कोशिकाएं, न्यूरो कोशिकाएं, जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, सेंसरी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक, यह घ्राण अंगों की श्लेष्मिक कला अर्थात सिनिडेरियन झिल्ली, अंतःकरणों की उपकला, अंतः हमारे कान की उपकला, स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड। ठीक, स्वाद कलिकाएं यानी कि टेस्ट बड, जहाँ से हम खानों को या अन्य पदार्थों को का टेस्ट करते हैं। ठीक, स्वाद कलिकाओं एवं नेत्र की रेटिना में पाई जाती हैं। ठीक, नेत्र की रेटिना में पाई जाती है। कौन सा ऊतक? तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक। ठीक, यह इसकी संरचना है। तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक की ये संरचना है। ठीक, ये संवेदी रोम है, ये तंत्रिका संवेदी कोशिकाएं हैं, स्तंभी कोशिकाएं हैं, आधार कला है। ठीक, ये आधार कला है, इसी कला पे ये उपस्थित होते हैं। ये तंत्रिका तंतु हैं। ठीक, तीसरा भाग है इसका
रंगा उपकला पिगमेंट एपिथेलियम नेत्रों की दृष्टिपटल के आधार स्तर पर यह उपकला स्थित होता है। नेत्रों की दृष्टिपटल के आधार स्तर पर यह उपकला स्थित होती है। इनकी कोशिकाओं में रंगा कण पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में रंगा कण पाए जाते हैं, जिससे हम अन्य पदार्थों के कलर को ऑब्जर्व करते हैं, अन्य पदार्थों के कलर को हम देख पाते हैं। ठीक, इसी के कारण हमारा लास्ट है छठवां ग्रंथिल उपकला ऊतक। हमारा पहला क्या था? सरल उपकला ऊतक। नंबर दूसरा सरल घनाकार उपकला ऊतक। नंबर तीसरा सरल स्तंभीय उपकला ऊतक। नंबर चौथा पश्चमाभि स्तंभीय उपकला ऊतक। नंबर पाँचवा विशेषकृत उपकला ऊतक। नंबर छठा ग्रंथिल उपकला ऊतक। ठीक, अब हम छठवां पढ़ेंगे। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। नंबर पहला बिंदु क्या है? इनकी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक न्यूक्लियस होता है। इनकी कोशिकाओं में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक, स्पष्ट न्यूक्लियस होता है। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है? ये कोशिकाएं हार्मोन्स, एंजाइम, श्लेष्म पाचक, रस आदि तरल पदार्थों का स्रावण करती है। हार्मोन्स हमारे बॉडी को बढ़ाने में, हमारी वृद्धि करने में, बॉडी की वृद्धि करने में मदद करता है। एंजाइम अन्य तत्वों की पोषक पूर्ति करता है। ठीक, एंजाइम। श्लेष्म पाचक रस हमारे भोजन को पचाता है, आदि पदार्थों का श्रावण करता है। कौन? ग्रंथिल उपकला ऊतक। ग्रंथिल उपकला ऊतक सभी पदार्थों का श्रावण करता है, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम, श्लेष्म पाचक रस। ठीक, ग्रंथिल उपकला ऊतक। उपकला ऊतक एपिथेलियम उपकला ऊतक जो था, उनमें क्या था? ग्रंथिल और आग्रंथिल ग्रंथिल और आग्रंथिल पाई जाती। ठीक, ग्रंथिल या आग्रंथिल आवरण बनाते हैं। उपकला ऊतक शरीर की विभिन्न सतहों पर ग्रंथिल या आग्रंथिल आवरण बनाते हैं। ठीक, अब तक हम पढ़े क्या? आग्रंथिल आवरण। अब पढ़ रहे हैं ग्रंथिल आवरण। ठीक, ग्रंथिल आवरण जो हार्मोन्स, एंजाइम, श्लेष्म पाचक रस आदि तरल पदार्थों का स्रावण करते हैं। ठीक, नंबर दूसरा पॉइंट है ये कोशिकाएं हार्मोन्स नंबर तीसरा पॉइंट है ग्रंथिल उपकला ऊतक के अंतर्गत चषक गोबलेट कोशिकाएं आती हैं। गोबलेट कोशिकाएं आती हैं, जिसे क्या कहते हैं? चषक कोशिकाएं भी कहते हैं। हिंदी में चषक कोशिकाएं और इंग्लिश में गोबलेट कोशिकाएं कहते हैं। ठीक, ये है आपकी गोबलेट कोशिकाएं। ठीक, ये क्या है? गोबलेट कोशिका। ठीक, ये है आपकी गोबलेट कोशिका। ये क्या करती है? ये गोबलेट कोशिका जो श्लेष्म का श्रावण करती है, ये जो है श्लेष्म का श्रावण करती है। ठीक, ये है गोबलेट कोशिका का स्ट्रक्चर। ये क्या करती है? श्लेष्म का श्रावण करती हैं। ठीक, ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी भाग है, ये न्यूक्लियस है आपका, ये माइक्रोविलाई है। ठीक, सेगमेंटरी यूकियल्स है। ठीक, श्रावण करती हैं, जो श्लेष्म का श्रावण करती हैं। इनमें बहुकोशिकीय बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। किसमें? गोबलेट कोशिकाएं में। इनमें बहुकोशिकीय बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ग्रंथिल उपकला ऊतक में श्रावण के लिए निम्नलिखित दो प्रकार की ग्रंथियां मिलती है। ग्रंथिल उपकला ऊतक में श्रावण के लिए, पदार्थों के श्रावण के लिए दो प्रकार की ग्रंथियां मिलती हैं। ठीक, नंबर पहला क्या है? एक कोशिकीय ग्रंथियां। नंबर पहला क्या है? एक कोशिकीय ग्रंथियां, यूनिसेलुलर ग्लैंड। इनके अंतर्गत चषक गोबलेट कोशिकाएं आती हैं। इनके अंतर्गत क्या आती हैं? चषक गोबलेट कोशिकाएं जो श्लेष्म का श्रावण करती हैं। ठीक, नंबर दूसरा क्या है? बहुकोशिकीय ग्रंथियां, मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। इनके अंतर्गत बहुकोशिकीय बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं। ठीक, इनके अंतर्गत बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो शरीर के अंदर पदार्थों का अवशोषण करते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जब पदार्थों का अवशोषण होता है तो वो सीधे रक्त में मिलते हैं। ठीक, सीधे वो रक्त में जाते हैं। और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से जब पदार्थों का अवशोषण होता है वो सीधे रक्त नलिकाओं में नहीं जाते हैं। ठीक, बस इतना सा डिफरेंस आप याद रखिए। जब बाह्यस्रावी ग्रंथियों से पदार्थों का अवशोषण होता है तो वह सीधे, देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों हार्मोन्स को सीधे रक्त में स्रावित करती है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां है जो हार्मोन्स का स्रावण करती हैं वह सीधे रक्त में स्रावित करती है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों जो हार्मोन्स का स्रावण होता है वह सीधे रक्त में मिल जाता है, लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स को नलिकाओं के माध्यम से स्रावित करती है। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ
हार्मोन्स को नलिकाओं के माध्यम से स्रावित करती हैं, यानी कि वो रक्त में सीधे नहीं मिलती हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है, कौन कौन से उदाहरण है, जैसे पीट्यूटरी ग्रंथि है आपका, थायराइड ग्रंथि है, वृषण है, अंडाशय है, अधवृक्क ग्रंथियाँ है, अग्नाशय है, थाइमन है, ये सीधे रक्त में ही आपकी मिलती हैं। ठीक। अब बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है, जैसे लाल ग्रंथियाँ, पसीने की ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ, पाचन तंत्र की ग्रंथियाँ, ये कहाँ जाती हैं, ये सीधे आपकी नलिकाओं के माध्यम से स्रावित होती हैं। कहाँ से, नलिकाओं के माध्यम से स्रावित होती हैं। ठीक। अग्नाशय आपका एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य कर सकती हैं। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करती हैं। ठीक। अब हम पढ़ेंगे उपकला के कार्य। ये क्या था, उपकला ऊतक के भाग थे। उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक 6 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला क्या था, सरल उपकला ऊतक। नंबर दूसरा सरल घनाकार उपकला ऊतक। नंबर तीसरा सरल स्तंभी उपकला ऊतक। नंबर चौथा पक्षमाभि उपकला ऊतक, पक्षमाभि स्तंभी उपकला ऊतक। नंबर 5वां था आपका विशेषकृत उपकला ऊतक। नंबर 6 था ग्रंथिल उपकला ऊतक। ग्रंथिल उपकला ऊतक को 2 भागों में बांटा गया था। एक कोशिकीय ग्रंथियाँ जिनमें जो गोबलेट कोशिकाओं से बनती हैं, गोबलेट कोशिकाएं जिनमें आती हैं जो श्लेष्म का स्रावण करती हैं, श्लेष्म यानी कि म्यूकस का स्रावण करती हैं, वह कोशिकीय ग्रंथियाँ जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। ठीक। और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ नलिकाओं के माध्यम से स्रावित होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सीधे रक्त में स्रावित होती है। ठीक। सीधे इनसे जो हार्मोन्स निकलता है वो सीधे रक्त में मिलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपकला ऊतक के कार्य, फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। नंबर पहला, उपकला ऊतक का प्रमुख कार्य शरीर और अंतरांगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण बनाना। उपकला ऊतक का प्रमुख कार्य यह है, शरीर के अंदर जो अंग है अंतरांगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण बनाना। ठीक। जो शरीर के आंतरिक ऊतकों और हानिकारक पदार्थों से एवं सूखने से बचाती है। जो शरीर के आंतरिक ऊतकों को जीवाणु, हानिकारक पदार्थों एवं सूखने से बचाती है। कौन, उपकला ऊतक। ठीक। शरीर को क्या करती है, शरीर और आंतरिक ऊतकों को जीवाणु, हानिकारक पदार्थों एवं सूखने से बचाती है। कौन, उपकला ऊतक। क्योंकि त्वचा पे पाई जाती है तो यह सूखने से बचाती है। नंबर दूसरा, यह चयनात्मक अवरोध है, सेलेक्टिव बैरियर की तरह कार्य करती है। ये जो है सेलेक्टिव बैरियर की तरह कार्य करती है, जिसको चाहती है उसको अंदर जाने देती है और जिसको चाहती है उसको बाहर जाने देती है। जैसे आपका पसीने को ये बाहर जाने देती है। ठीक। और जितना पसीने को बाहर जाने देती है उतना ही जाने देती है, फालतू नहीं जाने देती है। ठीक। आगे देखिए, नंबर तीसरा, ये आहार नाल में अवशोषण में सहायता करती हैं। क्या करती है, आहार नाल में अवशोषण में सहायता करती है। आहार नाल यानी कि जब हम भोजन खाते हैं, भोजन का पाचन होता है तो भोजन को पोषक पदार्थों को ये अवशोषित करती हैं, अवशोषित करके रक्त में भेजती हैं। रक्त से हमारी सारी कोशिकाओं में जाता है। ठीक। जो हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, यानी कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक। नंबर चौथा, ये शरीर के विभिन्न स्थानों पर श्रावण में सहायता करते हैं। शरीर के विभिन्न स्थानों पर पदार्थों के श्रावण में सहायता करती हैं। ठीक। नंबर 5वां, ये वृक्क नलिकाओं में पुनरावशोषण तथा उत्सर्जन में सहायता करते हैं। वृक्क नलिकाओं यानी किडनी में वृक्क नलिकाएं, वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी में जब किडनी में पदार्थों का जो है क्या होता है, फिल्टर होता है। ठीक। ब्लड का और जो अन्य पदार्थों का फिल्टर होता है, तो उनमें जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका पुनरावशोषण हो जाता है, यानी कि पुनः उसको अवशोषित कर लिया जाता है। पुनः जो है अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करके उन्हें फिर ब्लड में भेज दिया जाता है। ठीक। और जो बच जाता है उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। ठीक। यानी कि पेशाब के माध्यम से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। नंबर 6वां, यह श्वसनांगों में गैसीय विनिमय का कार्य करती है। श्वसनांगों में गैसीय विनिमय यानी कि गैस का आदान प्रदान करती है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। ठीक। नंबर 5वां, 6वां, 8वां यानी कि क्या होता है, 7वां। ठीक। नंबर 7वां, उपकला ऊतक, यहाँ पे 8 लिख गया है लेकिन ये गलत है। नंबर 7वां, उपकला ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण, उपकला ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। इसके कारण ये शरीर के पुनरुद्भवन, रीजनरेशन में भाग लेते हैं। यानी कि शरीर में जो कट जाता है या कुछ घाव जो हो जाता है उसको क्या करते हैं, उसको घाव भरने में सहायता करते हैं और शरीर के पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन में भाग लेते हैं। ठीक। आपका यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। एक बार और देख लीजिए,
जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला उपकला ऊतक, नंबर दूसरा संयोजी ऊतक, नंबर तीसरा पेशीय ऊतक, नंबर चौथा तंत्रिका ऊतक। फिर उपकला ऊतक को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला सरल उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला क्या है? सरल सल्की उपकला ऊतक। नंबर दूसरा स्त्रित उपकला ऊतक। फिर नंबर दूसरा क्या है? सरल घनाकार उपकला ऊतक। नंबर तीसरा क्या है? नंबर तीसरा है आपका सरल स्तंभीय उपकला ऊतक। नंबर चौथा क्या है? पश्चमाभि स्तंभीय उपकला ऊतक। नंबर पाँचवा क्या है आपका? नंबर पाँचवा विशेषकृत उपकला ऊतक। नंबर छठवां ग्रंथिल उपकला ऊतक। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? उपकला ऊतक के कार्य। ठीक, आपका यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।